29 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर, दिवाली आ रही है, तो दिवाली के रिगार्डिंग जो सबसे पहली चीज होती है वो है फायर क्रैकर्स। आपके इस बारी दिल्ली में और भी बहुत जगह पे ग्रीन क्रैकर्स प्रमोट किए जा रहे हैं। फायर क्रैकर्स के मतलब जो ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स होते हैं तो उसकी जगह ग्रीन क्रैकर्स मार्केट में आना शुरू होंगे। ठीक है। दिल्ली ने तो इसे कंपल्सरी कर दिया, पर बाकी भी काफी जगह में ग्रीन क्रैकर्स बनेंगे। इनकी पहचान आप उससे कर सकते हो कि इनके पैकेट के ऊपर ना QR कोड बना होगा, जिससे आप पता लगा सकते हो ये असली ग्रीन क्रैकर है या नहीं है। ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं ये हमारे CSIR की नीरी इन्वायरमेंट लैब है, इसने बनाए। CSIR हमारी सबसे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंडर बहुत सारी अलग अलग लैब्स हैं, टोटल 37 अलग अलग काम करने वाले लैब्स हैं। उनमें से एक इन्वायरमेंट की जो लैब है उसका नाम है नीरी। ये इन्वायरमेंट का काम करती है। CSIR के अंडर 37 लैब्स है टोटल। ठीक है, वन ऑफ देम इज नीरी। ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं ये साइज में थोड़े से, इनका शेल भी छोटा होगा, ठीक है, और ये लेस हार्मफुल होंगे अपने रॉ मटेरियल को लेके। ठीक है, तो इसमें एमिशंस कम होंगी बिकॉज डस्ट कम निकलेगा। ग्रीन क्रैकर्स डोंट कंटेन बैंड केमिकल जैसे कि लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम, लेड। ये सारी चीजें नहीं तो आपकी जो लंग्स है ना, लिथियम, आर्सेनिक, ये सारे हैवी मेटल्स हैं। तो ये जब पोल्यूशन में होते हैं और अगर आप वो पोल्यूशन इनहेल करते हो आपके लंग डैमेज होता है। तो ग्रीन क्रैकर्स को हेल्थ फ्रेंडली भी बनाया हुआ है कि आपकी सेहत के लिए भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैवी मेटल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% आपकी सेहत के लिए ठीक है, ठीक है, पर एटलीस्ट हैवी मेटल्स आपके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, दे आर कॉल्ड सेफ वाटर रिलीजर, सेफ थर्माइड क्रैकर, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम क्रैकर्स। तो इन सारे नामों से भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। वो अल्टीमेटली रेफरेंस ग्रीन क्रैकर्स को होगी। लेट्स सपोज आपको लिख के आ जाए सेफ थर्माइड क्रैकर्स के बारे स्टेटमेंट्स कंसिडर करो, तब भी ये सारी स्टेटमेंट्स वही रहेंगी, वो बस लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनमें ओवरऑल पोल्यूशन, हैवी मेटल्स, ये सब कुछ कम होता है। ठीक है, नो फायर क्रैकर हमेशा, मतलब अगर कोई फायर क्रैकर नहीं चलाओगे वो सबसे बेटर चीज है, पर अगर चलाने हैं तो ग्रीन क्रैकर्स, ये ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, इन्हें सेफ वाटर रिलीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट एक्चुअली एयर में रिलीज करते हैं वो वाटर वेपर्स है, जिसके कारण जो डस्ट है वो आसपास उठती नहीं है, क्योंकि वाटर वेपर्स भी साथ में रिलीज करते हैं ताकि डस्ट बैठ जाए। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, ये 30% कम पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन करते हैं। पीएम पार्टिकल्स कौन से होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स से जुड़े हुए। पार्टिकुलेट मैटर्स आपके उसके साइज को बोला जाता है। कौन सी दो कैटेगरीज? 2.5 and 10। PM 2.5 और PM 10, ये दो कैटेगरीज। PM 2.5 और PM 10, इनमें से ज्यादा हार्मफुल कौन सा है? 2.5। 2.5। ठीक है, तो PM 2.5 आपका ज्यादा हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? बिल्कुल, क्योंकि 2.5 देखो, जितना ये छोटा नंबर होगा उतनी ही आसानी से हमारी लंग्स के अंदर चले जाते हैं और जाके एयर सैक्स को ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण लंग प्रॉब्लम आ सकती है। खासकर ऐसे टाइम पे जब आपके लंग से जुड़ी हुई डिजीज ही फैली हुई है। कोविड एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम की डिजीज है, लंग डिजीज है, तो उस टाइम तो खासकर ऐसी चीजों से, वैसे तो पटाखों से सब दूर ही रहना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि लंग की बीमारी बढ़ने से बीमारी भी बढ़ सकती है। तो कोशिश करना मत ही चलाना। QR कोड फायर क्रैकर के ऊपर होगा, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको सही चुनना है। दुनिया में सबसे पहले फायर क्रैकर इन्वेंट कहाँ हुए थे? अगर आप फायर क्रैकर्स की उसके ऊपर आते हैं, किस कंट्री ने फायर क्रैकर सबसे पहले डेवलप किए थे? चाइना। चाइना दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने फायर क्रैकर और आपका जो गन पाउडर है उसकी इन्वेंशन जो हुई है वो चाइना में हुई थी। ठीक है, बेसिकली गन पाउडर को एज अ वेपन कभी नहीं ओरिजिनली सोचा गया था, उसे एज अ सेलिब्रेशन के लिए पटाखे बनाने के लिए ही यूज किया जाता था। ये तो जब वो यूरोपियन साइड पे गया गन पाउडर ये डेवलपमेंट के थ्रू, उन्होंने कहा जब फायर कर ही सकते हैं तो मार ही दे किसी को, तो चाइना में इसे सेलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता था। जो शेल होता है वो बैम्बू से बनाते थे उसे। जो शेल होता है आपका उसके अंदर मतलब बैम्बू के अंदर गन पाउडर भर के फिर उसे यूज करते होते थे। ठीक है, उस जमाने में। आजकल कार्डबोर्ड प्लास्टिक इन्हें यूज किया जाता है। इंडिया के सबसे बड़ा कौन से शहर को फायर क्रैकर टाउन ऑफ इंडिया बोला जाता है? तमिलनाडु तो स्टेट है। सिवास्की, ये जो शहर है ना, इंडिया के ज्यादातर पटाखे यहां से आते हैं। इंडिया में आपको जितने पटाखे मिलते हैं ज्यादातर यहां से प्रोड्यूस होते हैं। ये इंडिया की फायर क्रैकर वो है साइट है नहीं। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है सिवास्की किसके लिए मशहूर है? सिवास्की को आपको मैच करना होगा फायर क्रैकर से। ठीक है, रंग किसके? अब पटाखे जब चलाते हैं, पटाखों में देखा है ना अलग अलग रंग होते हैं, वो रंग आते कैसे? वो भी लिखा हो किससे आते हैं? आपके मेटल सॉल्ट से यूज करके। जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं, अलग अलग मेटल सॉल्ट्स अलग अलग तरह के रंग पैदा करते हैं, वो अभी मैं नीचे जाके बताता भी हूँ। इसके अलावा जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल जैसी चीजें फायरवर्क को बर्न करने में हेल्प करती हैं। नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स और परक्लोरेट्स ये कंबशन में हेल्प करते हैं और जलाने में, उसे फर्दर कंबशन में। डेक्स्ट्रिन जो होता है वो स्टार्च के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वो सारे मटेरियल को एक साथ मिक्सचर को होल्ड कर सके। ठीक है, एज अ एडिसिव काम करता है वो, कि ऐसा नहीं है कि अचानक फट के सब कुछ आसपास फैल रहा है, उसे कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो अलग अलग रंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रेड फायर क्रैकर्स जो है वो स्ट्रोंटियम कार्बोनेट से आते हैं। कैल्शियम क्लोराइड यूज करोगे तो ऑरेंज रंग आ जाएगा, सोडियम नाइट्रेट यूज करोगे तो येलो, बेरियम क्लोराइड यूज करोगे तो ग्रीन, कॉपर क्लोराइड यूज करोगे तो ब्लू, पर्पल। फायरवर्क्स स्ट्रोंडियम और कॉपर का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये नीचे एक बहुत सुंदर फोटो के थ्रू सब कुछ ये दोबारा से भी लिखा हुआ है। ठीक है, रेड स्ट्रोंडियम सॉल्ट, कैल्शियम, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, सिल्वर, वाइट। तो इस साल जब पटाखे चले तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा सॉल्ट चल रहा है। ठीक है, जब रेड चलेंगे स्ट्रोंटियम, जब ऑरेंज, जब येलो, जी ऑनलाइन भी बोलो कोई, सोडियम, ग्रीन, बैरियम, ब्लू, कॉपर, पर्पल। किन दो का मिक्सचर होता है? कंबाइन कॉपर एंड स्टेरियम। बिल्कुल। अगर कलर में आपको पूछा जाए पर्पल बनाने के लिए कौन से दो कलर्स का कॉम्बिनेशन लगता है? रेड और कॉपर से कौन सा बनता है? ब्लू। ब्लू। ये दोनों मिलके बनाते हैं ना, तो उस तौर पे। ठीक है दामिनी, क्लियर है? उसके बाद ऑक्सीडाइजर्स, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, परक्लोरेट्स, ये सब कुछ ऊपर हमने अभी पढ़ा है,
ये सब कुछ यहाँ पे दोबारा इस टेबल में भी समझाया हुआ है, ठीक है। बाइंडर, डेक्स्ट्रिन ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक बहुत ही मतलब अगर इस चीज को हमने ना पढ़ा हो, दूसरे तरीके से आपको कभी क्वेश्चन पूछना हो, आपको पेपर में आ सकता है डेक्स्ट्रिन अ केमिकल इज यूज्ड बाय विच इंडस्ट्री, फायर क्रैकर्स की इंडस्ट्री, ठीक है। या इज यूज फॉर विच पर्पस, इसमें भी किस पर्पस के लिए यूज होता है फायर क्रैकर इंडस्ट्री में? हाँ, एडिसिव, बाइंडिंग के लिए, ठीक है, एडिसिव के तौर पे यूज होता है। सेकंड, आपका एक सर्वे जो हर साल पब्लिश होता है, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आपकी चिल्ड्रन की एजुकेशन को देखने के लिए, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे, ASER। इस साल इस रिपोर्ट ने क्या पाया है कि जो 20% रूरल इंडिया में चिल्ड्रन है, उनके पास कोई टेक्स्ट बुक घर पे है ही नहीं, ठीक है, मतलब किसी टाइप की कोई किताब उनके पास घर पे है ही नहीं। तो 20% रूरल चिल्ड्रन तो ऐसे ही मतलब एजुकेशन में वेस्टेड है। घर पे किताब नहीं होंगी तो पढ़ेंगे किससे, ठीक है, तो अपने आप हमारे स्तर गिरेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 35% से लेस देन 35% हैड टेक्स्ट बुक्स, 35% से भी कम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स हैं। बिना किताबों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ठीक है। और सिर्फ 60% के पास राजस्थान में थी, क्लियर। और इसने क्या पाया है कि अभी जैसे मतलब ये आजकल ज्यादातर एजुकेशन जो आपके स्कूल लेवल पे चल रही है ऑनलाइन चल रही है, ठीक है, तो उसके एक्सेसिबिलिटी वो सब कुछ को भी इसने स्टडी किया है कि स्टूडेंट्स कितने एक्सेसिबल हो सकते हैं। बिकॉज आपके लॉकडाउन में एक चीज बहुत बड़ी सामने आई थी जिसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल डिस्पैरिटी कह लो, डिजिटल डिवाइड कह लो। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? किसी भी कंटेक्स्ट में देखो, जिनके पास, बिल्कुल सही चीज, जिनके पास सोर्सेज हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस करने की और जिनके पास नहीं है, ठीक है। इंडिया में कई सारे बच्चों के केस भी आए जिन्होंने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया बिकॉज वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पा रहे, ठीक है। एक सोशल स्टिग्मा, क्योंकि बाकी स्कूल के बच्चे लगा रहे हैं हम नहीं लगा पा रहे क्योंकि घर वाले शायद स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते, कुछ भी, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इस कारण एक बहुत ही ये पिक्चर भी सामने आई कि जो इंडिया इमेजिन करता है कि हम अचानक ही ई रेवोल्यूशन ले आएंगे, वो ई रेवोल्यूशन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। कहीं पे बच्चे पेड़ों के ऊपर चढ़ के क्लासें लगाते हैं, क्यों? नेटवर्क ही नहीं आता, तो पेड़ों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं नानियों के ऊपर, ठीक है, 2 को गिर के उनकी भी डेथ हो गई। तो हाँ हाँ हुए हैं, लोगों ने अपनी सुसाइड लेटर में लिखा। 5-5 साल के बच्चों ने, और 5-5 साल कह दिया, 5th क्लास के बच्चों ने, और क्यों सुसाइड करना? सुसाइड का मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कोई अच्छा रीजन है, ठीक है, पर उनकी लाइफ में और कोई दुख नहीं है इतना बड़ा, तो उन्हें सिर्फ देखो सोशल स्टिग्मा बच्चों में बहुत होता है। एक चीज हमारे सर्वेज या कुछ भी पॉइंट आउट नहीं करते, पर हम एज अ इंडियन सोसाइटी में से कंसिडर करेंगे, बच्चों में ना कंपैरिजन में हमेशा सोशल स्टिग्मा क्रिएट होता है। कोई क्लास में नया ज्योमेट्री बॉक्स ही ले आए, दूसरे को होता है मुझे भी चाहिए, पेरेंट्स मना कर दे अगले को बुरा तो लगता ही है। और यहाँ तो तुम बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हो पूरे अपनी क्लासरूम से, क्योंकि तुम्हारे पास डिवाइस ही नहीं है। बाकी सब तुम्हें कह रहे हैं कि हाँ हम तो क्लासें लगा रहे हैं, तुम लगाई नहीं सकते, तुम्हारे पास एक ऐसी रिसोर्स ही नहीं है। तो बच्चों में ऐसी चीजों का स्टिग्मा ही पैदा होता है, यही चीजें उनकी तरफ, मतलब जब एज अ चाइल्ड केयर जहाँ पे फोकस करना होता है, मतलब एज अ सोसाइटी बच्चों में यही फोकस होता है कि ये चीज के सिम्टम्स अर्ली डिटेक्ट कर लिए जाए, ठीक है। इन्हीं चीजों के कारण बच्चा
से महसूस शायद कि जब पूरे एक वीक में सर्वे कंडक्ट होता है, एक पूरे वीक में 1 in 3 रूरल चिल्ड्रन उन्होंने कोई लर्निंग एक्टिविटी की नहीं। ठीक है, मतलब एक हफ्ते का जो सर्वे का पीरियड था उसमें 33% बच्चे लगा लो जिन्होंने किसी टाइप की कोई लर्निंग एक्टिविटी की ही नहीं है, घूमते रहे। ठीक है, उसके बाद मेरी आवाज कट रही है, अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही सर। बच्चे काफी कट कट के आ रही थी पहले। अब ठीक है? हाँ जी। दूसरा, हाँ जी, दूसरा कि 2 in 3 had no learning material or activity given by their school that week. के 66% के पास ना कोई लर्निंग मटेरियल था, ना कोई उन्होंने दी है उससे परफॉर्म कर सके, मतलब उसका मटेरियल था। ठीक है सर, फिर से कट रही है बीच में। तो यार यहाँ से यस सर, बहुत कट। चलो, तो डिजिटल डिवाइड देखो, सिर्फ 1 in 10 हैड एक्सेस टू लाइव ऑनलाइन क्लासेस। सिर्फ यानी कि 10% स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है वो एक्चुअली क्लासेस लगा पा रहे हैं ऑनलाइन, बाकी लोग क्लास लगा ही नहीं पा रहे। तो 90% रूरल इंडिया में जो बच्चे हैं वो बिना एजुकेशन के, कोविड का पूरा मतलब एक साल उनका एक तरह से कैसे वेस्ट हो रहा है, उस इस रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया। ठीक है, तो बहुत बड़ी, और इसमें ये चीज नहीं है कि टेक्नोलॉजी की कोई कमी है, मतलब ऐसा भी है कि हमारे जो स्मार्टफोन की ओनरशिप है वो 2018 से ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है 2 सालों में। मतलब लेट्स सपोज 2018 में 20 अगर स्मार्टफोन दुनिया में एग्जिस्ट करते थे पूरे इंडिया में, अब 40 करते हैं, तो हमने 2 सालों में लोगों ने स्मार्टफोन डबल कर लिए। ठीक है, तो स्मार्टफोन्स बढ़ गए। ठीक है, पर उनके पास तब भी लर्निंग मटेरियल ही नहीं है जिससे वो कनेक्ट करके एक्चुअली ऑनलाइन पढ़ पाए। तो ये लर्निंग मटेरियल के लैक के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, क्लियर है? अब एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, होती क्या है ये बेसिकली एक हर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट की जाने वाली स्टडी है सिर्फ बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें चिल्ड्रन की स्कूल के लेवल पे एनरोलमेंट देखी जाती है और बेसिक लर्निंग लेवल क्या है वो देखा जाता है। वो आप कई बार फैक्ट पढ़ते हो ना कि 5th क्लास के बच्चे से 3rd क्लास के मैथ्स के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुए, है ना, ऐसे ऐसी चीजें आती होती हैं, वो यही है। ठीक है, वो इसी रिपोर्ट्स के थ्रू आती होती है कि 5th क्लास के बच्चे 3rd क्लास के मैथ्स के प्रॉब्लम नहीं पढ़ पा रहे या 3rd क्लास की इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ पा रहे, तो वो ऐसे रिपोर्ट्स ही पॉइंट आउट करती हैं। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के उनमें कंडक्ट किया जाता है। ये लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे ऑफ इंडिया, इसे सरकार नहीं करवाती, ये एक एनजीओ के थ्रू काम करता है। ठीक है, एज एन एनजीओ काम करता है ये, और सिटीजन्स की वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होती है। तुम जगह जगह जाके फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स दर्ज करवाना चाहते हो। ठीक है, तो तुम्हारी विल चाहिए। उसके बाद इसमें 4 to 8 ईयर्स के जो बच्चों का ग्रुप है इसे खासकर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 1-on-1 चिल्ड्रन की लर्निंग पे एक तो फोकस होता है। दूसरी चीज, एक इसमें बहुत जरूरी चीज गवर्नमेंट के सर्वे से जो अलग चीज है, देखो इसमें सिर्फ वो बच्चों को नहीं कंसिडर किया जाता जो स्कूल में है,
इनमें उन बच्चों को भी कंसिडर किया जाता है जो घर पे हैं। ये होम बेस्ड सर्वे है। ये स्कूल जाके सर्वे नहीं कंडक्ट किया जाता, ये घर घर जाके बच्चों को इंटरेक्ट करके घरों के थ्रू ये सर्वे लिया जाता है। तो इससे बेटर पिक्चर क्या मिलती है कि जो बच्चे कभी स्कूल गए नहीं उनका भी लर्निंग लेवल रिकॉर्ड होता है इसमें। ठीक है, शायद वो लोकल मदरसा में पढ़ रहे हैं, शायद वो होम स्कूल्ड ही हो, वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं तो गवर्नमेंट के जो डेटा हैं वो सिर्फ स्कूल्स तक लिमिटेड रह जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण ये ज्यादा बेटर माना जाता है और इसकी हर साल इसकी काफी सेलिब्रेटेड सर्वे है कि इसकी रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती हैं। नेक्स्ट इज एक टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क आपका मुद्दुमलाई। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये दोनों है। मुद्दुमलाई कहाँ पे पड़ता है? सर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्टर्न साइड नीलगिरीज के। ठीक है, नीलगिरीज के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आपके मुद्दुमलाई नेशनल पार्क पड़ता है, जो कोयम्बटूर शहर के पास है, तमिलनाडु के। मतलब ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है एक्चुअली कोयम्बटूर शहर से। ठीक है, पर वन ऑफ द मेन शहर यही वो पड़ता होता है इसके पास। ये बॉर्डर करता है आपके एक साइड पे कर्नाटक और एक साइड पे केरला को, क्योंकि नीलगिरी हिल्स वहां पे बॉर्डर बनती है, तो ऑब्वियसली उसके कारण ये भी बॉर्डर पे है। ठीक है, ये अपने आप में 5 रेंजेस में आके डिवाइडेड है। आपको ये 5 रेंजेस चलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे इतने डिटेल में बारीक क्वेश्चनों पे नहीं जाते। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानवरों में इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, गौर, इंडियन लेपर्ड ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वल्चर्स में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स हैं उसमें इंडियन वाइट रम्प्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर ये दोनों पाए जाते हैं। देखो, वल्चर्स की पॉपुलेशन एक टाइम पे ना इंडिया में बहुत ज्यादा होती थी, सारे इंडिया में वल्चर्स पाए जाते थे। अब वल्चर्स बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, खत्म होने के कगार पे आ गए। ऐसा क्यों हुआ था? आपके ना एक एनिमल्स के लिए पेन किलर यूज होता था जिसे कहते थे डाइक्लोफेनाक। ठीक है, यहां नहीं लिखा हुआ, डाइक्लोफेनाक एक पेन किलर होता था। डाइक्लोफेनाक जब पेन किलर दिया जाता था, किसी और करंट अफेयर में हम वल्चर्स का खास आएगा उसमें डाइक्लोफेनाक और उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस बेसिक बता रहा हूँ। डाइक्लोफेनाक जैसे आपके जो खासकर जो आपके बोवाइन एनिमल्स हैं, जो मिल्क और ये सब कुछ इन्हें हम यूज करते हैं, आपके काउस, बफलो, ये सब कुछ हो गए, इनके जब चाइल्ड बर्थ का टाइम होता था खासकर तब पेन किलर दिए जाते थे। ठीक है, और कई बार लेट्स सपोज चाइल्ड बर्थ के टाइम इनकी डेथ होगी, तो होता क्या है, ये गोलियां ना अभी भी इनका स्ट्रीम ब्लड में रह जाता है। वल्चर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो लोग क्या करते थे, हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि कोई मरा हुआ जानवर है उसे ना जंगलों की साइड फेंक आते हैं। जंगलों में वल्चर क्या करते थे, खा जाते थे, तो ऐसे इन्वायरमेंट अपने आप साफ होती है। पर यहां प्रॉब्लम कब क्रिएट हुई? प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब ये डाइक्लोफेनाक हमने यूज करना शुरू किया। मतलब इससे पहले भी फेंकते थे, डाइक्लोफेनाक से प्रॉब्लम शुरू होती है। डाइक्लोफेनाक ऐसा मटेरियल है जिसने इनका रीनल फेलियर करवाया। किडनी जो है, किडनी काम नहीं कर पाती, वो जो वल्चर्स की किडनी है ना, वो डाइक्लोफेनाक को पचा नहीं पाती, और अचानक ही जब वो वाला ये मांस खाते हैं इनकी किडनी फेल हो जाती है, और दे धड़ाधड़ अचानक ही इनकी पॉपुलेशन ऐसे पूरी डाउनफॉल पे गिरी है सडनली। तो भारत सरकार को अचानक इमरजेंसी पड़ी देखने की कि इतनी डेथ्स अचानक क्यों हो रही है। तब पता चला डाइक्लोफेनाक कितनी हार्मफुल है और उसे फिर बैन किया गया। ठीक है, उसके ऑल्टरनेटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो वल्चर्स के लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो इस साल का एक क्वेश्चन जो आपका पेपर में भी आया हुआ था, देखो ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, पर जैसे तमिलनाडु के इस नेशनल पार्क के अंदर लोग बफर जोन के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, इस साल की यूपीएससी का क्वेश्चन था कि नेशनल पार्क के अंदर कोई नहीं रह सकता। ठीक है,
पर कुछ लोग कोर एरिया से निकाल दिए गए हैं, ठीक है। कुछ 350 फैमिलीज कोर एरिया में जो रहती थी उन्हें निकाल दिया गया। पर जो बफर जोन के एरिया में है, आपके नेशनल पार्क को ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे सेंटर कोर, फिर बफर, फिर ट्रांजिशन, ठीक है। तो आपकी कुछ फैमिलीज यानी कि अभी भी यहाँ पे रह रही हैं, कोर से निकाल दी गई है। कोर एरिया वो होता है जो जानवर के लिए जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जैसे इस केस में टाइगर को, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वहां पे किसी को जाने की कोई परमिशन नहीं होती, ठीक है। यहां पे जो ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज वन हॉर्न्ड राइनो। वन हॉर्न्ड राइनो या इंडियन राइनोसोरस जिन्हें कहते हैं, ये एक वल्नरेबल स्पीशीज है IUCN की लिस्ट पे। IUCN क्या है? देखो, दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स की ओवर द टाइम बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, उनकी पॉपुलेशन गिरती जा रही है। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। इसका काम है सारे जानवरों को स्टडी करना और कैटेगराइज करना, उन्हें कितना थ्रेट लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग IUCN क्लासिफाई करता है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना ऑनलाइन सबको? यस सर। ठीक है। तो ये जो थ्रेट लेवल है, इसके अकॉर्डिंग जो वन हॉर्न राइनो है इसे वल्नरेबल मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है, वन हॉर्न राइनो की जो पॉपुलेशन है ना, ये बहुत ही लिमिटेड रह गई ओवर द सेंचुरीज। एक टाइम पे जो आपका ये पंजाब, इवन पाकिस्तान का इलाका है, यहां से वन हॉर्न राइनोस लेके आपके असम तक सारी जगह पे वन हॉर्न राइनो पाया जाता था। अब सिर्फ असम और उसके आसपास थोड़ा सा सदर्न बंगाल और भूटान, उतने को एरिया में पाया जाता है। काजीरंगा मेन सेंटर है, पर उसके आसपास मतलब थोड़ा सा ऊपर भूटान भी आ गया और इधर सदर्न नेपाल भी आ गया। बस अब इतनी को बेल्ट में ये पाया जाता है, बाकी सारी जगह से ये जानवर खत्म हो गए, ठीक है। कौन सा वाइस रॉय था जिसने सबसे पहले, ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्शन शुरू की थी, यहाँ नहीं लिखा हुआ, कौन सा वाइस रॉय था जिसने सबसे पहले प्रोटेक्शन का ऑर्डर किया था कि वन हॉर्न राइनो को बचाया जाए? ऑप्शन दे देते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कोई भी लगा लो नन ऑफ दीज। लॉर्ड कर्जन सबसे पहले वन हॉर्न राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने जो काजीरंगा के एरिया को प्रोटेक्टेड मार्क किया गया था, वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। हुआ क्या था, ये कहते हैं बीवी का कितना कंट्रोल है। एक्चुअली जो लेडी लॉर्ड कर्जन है, ठीक है, जो उनकी वाइफ थी, वो वन हॉर्न राइनो को देखने के लिए वहां गई। 2-4 दिन घूमने के बाद उन्हें वन हॉर्न राइनो कहीं दिखे ही नहीं, तो उन्होंने आके बोला कि वन हॉर्न राइनो मुझे कहीं दिखे ही नहीं, कहीं पॉपुलेशन खत्म तो नहीं होगी। तब लॉर्ड कर्जन ने प्रोटेक्शन ऑर्डर किया कि जितने बचे उन्हें बचाया जाए। तो ये चीज हुई थी। जो आपके वन हॉर्न राइनो है, ये एलुवियल, तेराई, द्वार, सवाना, ग्रासलैंड्स में रहते हैं। तेराई का एरिया जो हिमालयस के बिल्कुल नीचे ग्रासलैंड्स का एरिया होता है ना, उसे तेराई का एरिया बोला जाता है। ये बहुत ही फर्टाइल होता है, जंगल भी होते हैं इनमें, पर ग्रासलैंड्स जो यहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं ना, ये ग्रासलैंड्स के अंदर रहते हैं क्योंकि यही खाते हैं, ठीक है। जो आपकी पूरी यूपी बिहार, ये हिमालयस के साथ साथ नीचे बेल्ट है ना, यहाँ पे जो आपके रिवर्स सारी की सारी मर्ज होती हैं, इसके कारण यहाँ पे रिवर अवेलेबिलिटी बहुत है
और क्योंकि पहाड़ों से मिट्टी भी आ रही है, ये बहुत एरिया फर्टाइल है, इन्हें तेराई की एरिया बोला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जो रिवर के सेडिमेंट्स के साथ बनते हैं, जब रिवर्स रीइमर्ज होती है वो तेराई की एरिया बनते हैं। आज ज्योग्राफी में हम करेंगे रिवर का पूरा कोर्स, उसमें आएगा ये, ठीक है। तो दे हैव वेरी लिटिल बॉडी हेयर, और इनके आई लैशेज, बस आई लैशेज होती है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है, मतलब बाकी कहीं पे बॉडी हेयर नहीं होते इनके। उसके बाद इनका जो हॉर्न होता है, सिंगल हॉर्न मेल्स और फीमेल्स दोनों के पास होता है, न्यू बॉर्न्स के ऊपर नहीं होता, ये ओवर द टाइम डेवलप होता है। और ये जो हॉर्न होता है ये केराटिन से बना होता है। केराटिन वही चीज है जो हमारे फिंगर नेल्स हैं, ठीक है। हमारे फिंगर नेल किससे बने होते हैं? अगर तुम्हें इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, हमारे नाखून किससे बने होते हैं? केराटिन से बने होते हैं। तो पेपर में ये मत कह देना कि ये पढ़ाया नहीं था। हाँ जी, प्रोटीन होता है, ठीक है, यहाँ पे बस हार्ड हो जाता है पर हार्ड नहीं होता, ठीक है, बालों में हार्ड नहीं होता। केराटिन ये मेन है, तभी जो आपके शैम्पू ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें होता है ना, इट कंटेन्स केराटिन, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि ये बनी ही चीजें उससे होती हैं, ठीक है। तो एक एक लाइन इसलिए पढ़नी जरूरी है और उसका हर तरह से मतलब सोचना जरूरी है। इसे सिर्फ इस तरीके से कभी इस लाइन को मत पढ़ना कि हॉर्न केराटिन से बना है, साथ में ये भी तो लिखा है कि लाइक ह्यूमन फिंगर नेल, तो क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ह्यूमन फिंगर नेल किससे बना होता है? वो भी केराटिन से बना होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन सोचना शुरू करो, वहीं से आंसर निकलते हैं। क्लियर है? ज्यादातर ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं जो असम में है। क्लियर है? तो बाकी काजीरंगा के पॉइंट्स यहाँ पे थोड़े बहुत लिखे हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो के अंडर ही एक और नई, मतलब जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसके अंडर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज बनाई गई है, अभी 2019 में बनाई गई थी। इसका बेसिकली काम क्या है कि स्केल अप इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम। बेसिकली जितने भी आपका प्राइवेट सेक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना स्पेस प्रोग्राम्स में, वो इसे जिम्मेदारी दी गई है। आगे जाके लॉन्च व्हीकल्स बनाना, सब कुछ धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का फोकस बढ़ाया जाए, वो इसके ऊपर होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉन्च ऑफ इसरो होने वाला है, मतलब ये करंट अफेयर कहां से बना, क्योंकि कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद पहला इसरो का लॉन्च है। इसमें EOS-01 एक ना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है इंडिया, EOS-01। ये सैटेलाइट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट के काम आने वाली है, ठीक है। और भी इसके साथ 9 सैटेलाइट्स और भी लॉन्च होने वाली है, 9 इंटरनेशनल कस्टमर्स। ये सबको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लेके आ रहा है अपने साथ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इंडिया के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बनाई गई है। याद रखना, इसके यहाँ पे ये सारे गोल्स लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ये नीचे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आगे शिफ्ट करना रह गया, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग करनी है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसरो को मिल जाए, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन ऑफ पोलर सैटेलाइट व्हीकल इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा होने लग जाए, ठीक है, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री धीरे धीरे सब कुछ बनाने लग जाए, वो इसका फोकस है। अब आते हैं मैथ क्वेश्चन पे। मैथ क्वेश्चन में आया आपका सेंट्रल एशिया, तो आपके, हाँ जी, हमारे जो PSLV हम लॉन्च कर रहे हैं ना, अपनी एक सैटेलाइट है ये वाली EOS-01, 9 फॉरेन सैटेलाइट्स को भी हम लॉन्च कर रहे हैं, मतलब फॉरेन की 9 प्राइवेट कंपनीज जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। देखो, तुम्हारा स्पेस मिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे की बर्बादी है, वो देश को पैसे कमा के भी देता है। हाँ जी, बिल्कुल, तुम्हें लॉन्च करने के लिए तुम पैसे, मतलब वो कंपनीज पैसे देती हैं, और उसके बदले जो उनका ऑर्बिट फिक्स, उन्होंने ऑर्बिट जहां पे फिक्स करवाया होता है, अपना खरीदा होता है, हम वहां पे उनका रॉकेट
सॉरी उनकी सैटेलाइट वहां पे पहुंचा देते हैं। तो एक तरह से ये लगा लो कि स्पेस टैक्सी चला रहे हैं हम, यहाँ पे जो छोड़ना है छोड़ दिए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है मैप वर्क। मैप वर्क में आपका फिर से सेंट्रल एशिया फोकस में है। तो बेसिकली आपके फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम टूर पे हैं, ठीक है, टूर पे नहीं, उनके वार्तालाप हो रही है, सॉरी ऑनलाइन, तो उनका इन्हीं कंट्री से बात हो रही है। इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग्स के थ्रू हम इन कंट्रीज से एक साथ बात करते हैं। तो इन कंट्रीज की ये जो स्टार बना हुआ है ये कैपिटल है। तुर्कमेनिस्तान की क्या कैपिटल है? अशगाबत। क्या है तुर्कमेनिस्तान की? अशगाबत। ये लो मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, अब दिख रहा है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबत। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। ठीक है। तजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। ठीक है। किर्गिस्तान की कैपिटल बिशेक। और कजाकिस्तान की कैपिटल आ गई, हाँ, अस्ताना। सर इनमें से किसी एक ये कंट्री ने अभी अपनी कैपिटल चेंज नहीं करी, तो उनकी वहाँ पे फीमेल को इनकी एम्प्रेस उसके नाम पे कोई है ऐसी न्यूज़? मेरे को नोन में नहीं है, मैं देख लूंगा दोबारा से, तो शायद एचएस के ऊपर भी डेलीगेशन मैं देख लूंगा फिर से। उसके बाद आपको अगली चीज क्या हमेशा पेपर के लिए याद रखनी है, देखो जो यहाँ पे मैप में चीज आ रही है, कौन सी लेक किस कंट्री के अंदर पड़ रही है। ठीक है, कजाकिस्तान के अंदर कौन सी लेक है? हाँ जी, ऑनलाइन भी बोल लो, लेक बलकश। ठीक है। उसके बाद एरल सी कौन सी दो कंट्रीज के बीच में शेयर होती है? कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में एरल सी है। कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? ये लो ब्रॉड व्यू देखो, ऊपर कजाकिस्तान, इस साइड पे ये जो ग्रे में बना हुआ है ये रशिया है। ठीक है, ये रशिया है, ये कजाकिस्तान आ गया। उसके बाद ये नीचे रेड में कौन सी थी? तुर्कमेनिस्तान, इधर अजरबैजान और नीचे ईरान। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया, ये देख लिया। इसके बाद इराक, देखो आसपास जो नदियां हैं उन्हें भी नजर डाल लो। इराक की सबसे मेन दो नदियां इराक की कौन सी हैं जो इराक में एंटर करती हैं? बिल्कुल, यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये दो हैं। मोसुल शहर किस कंट्री में पड़ता है? इराक। इराक। मोसुल क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी सुना है इसे न्यूज में? मोसुल हो गया या अलीपो हो गया, मोसुल या अलीपो, ये जो शहर है ना, मोसुल शहर तो बेसिकली कुछ पिछले दो साल पहले तक आपके इस्लामिक स्टेट के कंट्रोल में था। 2 साल पहले मैंने 1.5 साल पहले तक, 2019 के स्टार्टिंग में मोसुल शहर छुड़वा लिया गया आईसिस के कंट्रोल से। और एलिपो वन ऑफ द शहर है जहां पे बैटल चलती रहती है आपके सीरियन फोर्सेस में और रिबेल फोर्सेस में। सीरिया में वॉर चल रही है ना, सीरिया से कौन सी नदी आती है इराक की तरफ? यूफ्रेटस। मैं भी हट सकता हूँ बीच में। ठीक है, तो इस कारण इस मैप को ना इस डिटेल से पढ़ा हुआ करो। ब्लैक सी को कौन सी कंट्रीज टच करती हैं? टर्की, जॉर्जिया, रशिया और यूक्रेन।
ये जो यूक्रेन का पार्ट है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? पता नहीं, तो रशिया के कंट्रोल में चल रही है। ये जो यूक्रेन का ये नीचे वाला है ना, इसे क्रीमिया, ये क्रीमिया का एरिया है, ये जो नीचे वाला एरिया यूक्रेन का, इसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया, बहुत साल पहले कर लिया, ठीक है। तो ये यूक्रेन का इतना पार्ट अब उनके साथ नहीं है, अब ये रशिया के कंट्रोल में। तो रशिया ने किस सी के चारों ओर अपना बेस बना लिया है? सी ऑफ एज़ोव, ठीक है। क्लियर है? सी ऑफ एज़ोव, ये क्रीमिया का पेनिनसुला हो गया, ये तो रशिया था ही, और ये सब कुछ। फिर सर हाँ जी, सर एरल सी तो ड्राई स्टेज पे है इस टाइम। क्या चीज? सर जो एरल सी है वो तो ड्राई स्टेज पे है इस टाइम। बिल्कुल, एरल सी सूख चुकी है, कैस्पियन सी भी बहुत ज्यादा श्रिंक कर चुकी है, पर वर्ल्ड मैप पे अभी भी हम ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली जो कैस्पियन सी है ना, ये भी, इसका जो ये जो साइज दिखता है, इसका 110, इसका 120, मतलब 20% ही रहेगी अभी, 20-30% ही रहेगी, ये साइज बचा ही नहीं अब इसका। क्योंकि इस साल जो यूपीएससी में आपके रिवर आई हुई थी, कौन सी? वोल्गा, तो ये रही। वोल्गा। ठीक है, वोल्गा के ऊपर आपके रशिया ने ना बहुत सारे डैम्स बना दिए और इरिगेशन कैनाल्स बना दिए। वोल्गा का पानी अब कैस्पियन में गिरता ही बहुत कम है, तो इसलिए कैस्पियन धीरे धीरे उसका सोर्स खत्म होता जा रहा है, तो कैस्पियन सूखती जा रही है। बाकी रिवर्स भी, जैसे ये डॉन रिवर आपकी, ठीक है, फिर वोल्गा ये आपकी ऊपर से आती है, ठीक है। इसके सिवा ये यूरल आपकी रिवर, ठीक है, तो अर्थस, ओटी, ये ऊपर को जाती हैं नदियां, ओटी ऊपर को जाती है, ठीक है। ये सारी नदियां भी आपने ऐसे ही स्टडी करनी है। जब एक मैप को देखते हो, उसका ऐसे होलिस्टिक व्यू लेके पढ़ा करो, ठीक है, ताकि एक बार पूरा एरिया आपके पर्सपेक्टिव में आ जाए। अफगानिस्तान को किस किस कंट्री की बॉर्डर टच करती है? अफगानिस्तान को देखो, अफगानिस्तान को पाकिस्तान, हम जो अपना मैप बनाते हैं ना, हमारा मैप एक्चुअली, तो हम भी कंसिडर करते हैं, हमारा ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम अपना मैप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के बॉर्डर भी हम मानते हैं कि अफगानिस्तान को टच करनी चाहिए छोटे से एरिया से, अभी नहीं करती। पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये सारी कंट्रीज अफगानिस्तान को टच करती हैं। ये आपके अगले पेपर और जो अभी आने वाला पीसीएस है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज अफगानिस्तान में इस टाइम पीस प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, और इंडिया अब जाके एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा है उसमें। पहले इंडिया बिल्कुल ही साइडलाइन था, अब इंडिया से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको पूछा जा सकता है अफगानिस्तान को कौन सी कंट्री की बॉर्डर टच करती है, तो आसपास ही सारी हमने स्टडी कर लेनी है। इंडिया आएगा? हाँ जी, इंडिया आएगा, अगर इंडिया का ऑप्शन आता है, इंडिया सही है, ठीक है, क्योंकि हम उसे लिखते होते हैं। क्लियर? ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। सर कॉकस माउंटेन्स कहाँ पे है? क्या चीज? कॉकस माउंटेन्स आपके यहाँ पड़ते हैं इस मैप में, यहाँ पे, यहाँ पे भी नीचे, थोड़ा नीचे है, मतलब यहाँ पे है रशिया, और यहाँ पे डिवाइडिंग रेंज बढ़ जाती है, यहाँ पे आने चाहिए, मतलब यहाँ कहीं है कॉकस, ठीक है, मतलब आपके कैस्पियन सी के सेट पड़ते हैं, यहाँ कहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट आज के करंट अफेयर्स में? सर जो अभी नेक्स्ट मंथ G20 की समिट होनी है, उसके हाँ जी। अंदर जो सऊदी अरेबिया ने आज जो मैप लॉन्च किया है सर पाकिस्तान हाँ जी। का, उसके अंदर ना तो सर पीओके है, ना बलूचिस्तान है, ना गिलगिस्तान है सर। तो सर ऐसे कोई भी देश किसी का भी मैप वो दिखा सकता है?
बिल्कुल। देखो तुम्हारे कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन है किस कंट्री के साथ, तुम मैप भी उसी अकॉर्डिंग बनाते हो, ठीक है। तुम जो देखोगे कई कंट्रीज ने कश्मीर का ये जो पार्ट होता है पूरा पूरा पाकिस्तान को भी बनाया होगा, किसी ने पूरा पार्ट इंडिया का बनाया होगा, ठीक है। कईयों ने ऐसी ये डिस्प्यूटेड लाइन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके अकॉर्डिंग ही बनाया होता है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ की बात की जाए, ऐसे ही दुनिया भर में अलग अलग मैप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इंडिया के तौर पे अगर ये मैप भी देखो, ये अजरबैजान का ये वाला एरिया दिख रहा है, आजकल ना इस एरिया को लेके ही लड़ाई छिड़ी हुई है आपके अर्मीनिया और अजरबैजान में। ये नीचे ये वाला एरिया देखो, और आपको ये नेक्सिवन शहर भी याद रखना है कि कहाँ पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वॉर छिड़ चुकी है इस साल ये दोनों कंट्रीज भी अपने आप को इंपॉर्टेंट बना चुकी हैं बिकॉज इन्होंने लड़ाई छेड़ ली है। ये जो एरिया है ना अजरबैजान का, इधर वाला एरिया अर्मीनिया के दूसरी साइड पड़ता है। अर्मीनिया के मैप में और अर्मीनिया के जो क्लोज कंट्रीज हैं वो इसे येलो ही दिखाएंगे, पूरा अर्मीनिया का पार्ट ही दिखाएंगे बिकॉज इसके ऊपर अर्मीनिया ने कब्जा किया हुआ है। पर मैक्सिमम दुनिया इसे अजरबैजान का रिकॉग्नाइज करती है, तो ये मैप ज्यादातर दुनिया में आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है। तो ये है आपके आज के करंट अफेयर्स। और कोई डाउट? नो सर। तो ये थे करंट अफेयर्स।